हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके AIB 18 में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको ना केवल AIB 18 बल्कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो APO हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप मेरी इन सीरीज को देखते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, MCQ के एग्जाम के अंदर। बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज स्टेटेड दैट चिल्ड्रन ऑफ इनवैलिड मैरिज, यानी कि यहाँ वॉइड मैरिज भी हो सकता है, हैव राइट इन देयर पेरेंट शेयर इन हिंदू जॉइंट फैमिली, या एज ए को पार्टनर उसका राइट होगा। तो किस केस के अंदर यह बात कही गई है इन सभी में से कि जो कोई भी इनवैलिड मैरिज या वॉइड मैरिज है उससे बच्चे का जन्म हुआ है, तो हमने पढ़ा था उसे लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे, यानी वैध चाइल्ड मानेंगे। लेकिन वो केवल उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है उनके माता पिता की, उसी पर उसका राइट होगा। लेकिन इन सभी में से एक केस ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि वो अपने पेरेंट की जो है, जो को पार्टनरी एज ए को पार्टनर प्रॉपर्टी जो आती है, यानी कि दादा परदादा से जो उसके एज ए वो हेयर बनता है, तो उस प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, वो केवल वही प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा जो उनके पिताजी को आने वाली है, नेचुरली जो पेरेंट्स है उन्हीं से, ना कि जो फादर हैं उसके भाई हैं उनसे प्रॉपर्टी वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अपने माता पिता से एक्वायर कर सकते हैं एज ए उत्तराधिकारी के रूप में। यहाँ पर बात की गई है सेल्फ एक्वायर के अलावा भी अदर प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहला केस क्या कहता है, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्सेस मल्लिका अर्जुन। सेकंड केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। थर्ड केस है स्टेट वर्सेस हरियाणा वर्सेस धर्मराज। फोर्थ केस है अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल। तो इससे रिलेटेड जो हमारा केस है वो केस है हमारा फर्स्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर, एंड फोर्थ ऑफ नॉन ऑफ द अबव। तो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारा प्रोसीजर लॉ है, तो सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर वर्ड यूज किया है नॉट, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं है। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसे कि हम बेस्ट एविडेंस के रूप में भी हम कहते हैं कि बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा, उनमें कैटेगराइज किया गया है। उसी को हम कहते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से। आपको ये सेक्शन याद रखनी है ताकि आपसे पता अगर पूछ लिया जाए एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से के रिगार्डिंग किस सेक्शन में बात की गई है, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री। थर्ड ऑप्शन है प्रिलिमिनरी शैल प्रिवेल ओवर सेकेंडरी एविडेंस। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। यानी कि यहाँ पर कार्डिनल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है इन सभी में से, तो ये तीनों ही कार्डिनल प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिएंट पावर ऑफ द कोर्ट इज डिफाइन, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में इनहेरिएंट पावर से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है जो बात करता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या सेक्शन नंबर 162 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन नंबर 163 है, 164 है या 165 है। तो 165 के अंदर हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में इनहेरिएंट पावर देखने को मिलती है। कोर्ट की इनहेरिएंट पावर के बारे में सेक्शन 165 में जो है मेंशन किया गया है। तो इसका जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही जवाब है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसे काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर किस सेक्शन में रेस गेस्टे को डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 6 जो है रेस गेस्टे के बारे में बात करता है, और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेम ट्रांजैक्शन को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 6 जो बात करती है सेम ट्रांजैक्शन के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द टर्म ओकेजन, कोज एंड इफेक्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि कौन सा सेक्शन डील करता है इन टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स आपको याद रखनी है, आपको इंडेक्स को अच्छे से निचोड़ देना है, ताकि आपको जो सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको तो आपको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसमें किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। तो सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा बात करता है। सेक्शन नंबर 8 जो है ओकेजन, कोज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। आर वर्सेस रिचर्डसन का केस जो था किस सेक्शन से संबंधित था। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड है हमारा आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। ये किस बारे में बात करता है, अभी हमने पढ़ा था किस बारे में बात करता है, ये बात करता है ओकेजन, कोज एंड इफेक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव की बात की गई है, प्रिपरेशन की बात की गई है। ये सभी जो मैं अभी ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सभी वो क्वेश्चन है जो कि एविडेंस माने जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, यानी कि इस तरीके के एविडेंस को हम कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस मानते हैं। हम लॉजिकली जो रिलीवेंट है उसे नहीं मानते, जो लीगली रिलीवेंट है उसे मानते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसे ही एडमिसेबल किया गया है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव एंड प्रिपरेशन। तो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 7, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस। तो किस सेक्शन में बात की गई है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सेक्शन 9 के अंदर जो है मोटिव की, प्रिपरेशन की, सब्सिक्वेंट एंड प्रीवियस कंडक्ट की बात की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आपको डिटेल में भी पढ़ना होगा। In which of the following section of the Indian Evidence Act deal with the टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं पर भी, अगर आप फ्रेश आपने लॉ की है या आप अभी लॉ में परसुइंग हो तब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको हेल्प करती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 9 के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई भी विक्टिम जब किसी भी एक्यूज को पहचानता है और वो ये कहता है कि पुलिस वालों से कहता है कि हाँ भाई मैं उसे पहचानता हूँ, मैंने उसका फेस देखा है या देखी है, तो ऐसे में उसको तुरंत उसकी जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है, ताकि वो उस एक्यूज को पहचान सके और उस तरीके के जो उन्होंने जिस विक्टिम ने जिस तरीके का हुलिया उसका बताया है उस तरीके के व्यक्तियों को वहां पर खड़ा किया जाता है, या जो एक ही तरीके के ऑफेंस में शामिल है उन सभी को वहां पर खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसको फेस दिखाया जाता है विक्टिम को उन सभी का, और वो आइडेंटिफाई करती है या करता है कि ये था जिसने ऐसा किया, ये था जिसने ऐसा चोरी की, ये था जिसने मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया। तो सेक्शन 9 इस बारे में बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है किसके समक्ष, यानी कि किसकी प्रेजेंस में की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर, सेकंड है मजिस्ट्रेट, थर्ड है बोथ 1 and 2 एंड लास्ट है नॉन ऑफ द अबव, यानी कोई भी नहीं है।
जब हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होती है, पुलिस अधिकारी भी होते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस है वो मजिस्ट्रेट की है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन एज ए लॉ वैलिड मानी जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंडियन एविडेंस का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एविडेंस सिग्निफाई ओनली द इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकंड ऑप्शन बाय मींस ऑफ विच, थर्ड ऑप्शन रिलीवेंट फैक्ट आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो ये पूरी एक एविडेंस टर्म की जो है मीनिंग के बारे में बताया गया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टर्म इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट? इन सभी में से किसको ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर शामिल किया गया है? बात करें ओरल एविडेंस की, तो सबसे पहला ऑप्शन बात करता है ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर द ट्रायल। बात करें डॉक्यूमेंट्री की, तो ऑल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो इन दोनों को ही शामिल किया गया है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की टर्म के अंदर, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द रियल एविडेंस इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? रियल एविडेंस किसे कहते हैं? हमने सुना है ओरल एविडेंस है, हियरसे एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन ये रियल एविडेंस क्या होता है जो कि कोर्ट में परमिसेबल होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस इन ए कोर्ट इज ए रियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ए रियल एविडेंस, ओरल एविडेंस इज ए रियल एविडेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। रियल एविडेंस का मतलब वो ऐसा एविडेंस जो कि कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक तरीके से वेपन जिसका इस्तेमाल करके कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, जैसे कोई बंदूक है, जैसे कोई भी छुरा है, या वट एवर जो भी एविडेंस, जो भी रियल एविडेंस है, चाहे वो एक्यूज की टी शर्ट हो जिस पर खून के स्टेन लगे हुए हैं, वो सारे जो है रियल एविडेंस के अंदर काउंट किए जाएंगे अगर उन्हें कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द एफिडेविट? एफिडेविट का क्या मतलब होता है? जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है तो हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ एफिडेविट को अटैच करना होता है, और एफिडेविट का मतलब होता है कि हम इस चीज पर जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर सबमिट किए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई बातें, इन चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक तरीके से एफिडेविट की बात करता है। क्या एफिडेविट को एविडेंस के रूप में माना जाएगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। एफिडेविट को जो है एविडेंस के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ केसेस में माना जा सकता है। वो डिपेंड करता है, अगर कोई रजिस्टर्ड जैसे कि रजिस्ट्रार है उनके द्वारा कुछ लिखित में दिया जा रहा है तो उसे एविडेंस माना जाएगा। अदरवाइज हम किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करके अपने केस को सबमिट करते हैं तो हम उसमें एफिडेविट को शामिल करते हैं। हम उसमें ये कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ सच है। अगर ऐसा कोई भी इसको एविडेंस माना जाने लगा तो कोर्ट प्रोसीडिंग वहीं पर फिनिश हो गई, तो फिर ट्रायल की क्या जरूरत है। इसलिए यहाँ पर एफिडेविट को कोर्ट के अंदर एडमिसेबल नहीं किया जाता। रेयर केसेस में जहां पर कंपलसरी होता है, कोई गवर्नमेंट का पर्सन है और उसने कुछ लिख के दिया है कि ये या फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि ये इस तरीके से है, तो वहां पर एफिडेविट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा केस रिलेटेड है हमारा एफिडेविट से? तो पहला है सुधा देवी वर्सेस MP नारायणा, और दूसरा केस है हमारा आयुब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ये दोनों ही केस जो है एफिडेविट से रिलेटेड है, इन्हें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द एविडेंस ऑफ ट्रैकर डॉग इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये ट्रैकर डॉग क्या होता है? तो आपने देखा होगा किसी भी क्राइम को करने के लिए एक
एक डॉग का इस्तेमाल किया जाता है बहुत से केसेस के अंदर। आर्मी डॉग्स होते हैं जो कि मदद करते हैं किस किस चीज के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा केस उससे रिलेटेड है। पहला है सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणा, सेकंड है आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है अब्दुल रजक वर्सेस स्टेट, एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द अबो। तो थर्ड केस जो है वो रिलेटेड है हमारा ट्रैकिंग डॉग के एविडेंस के संबंध में। ट्रैकिंग डॉग का एविडेंस, अगला क्वेश्चन है क्या ट्रैकिंग डॉग का एविडेंस जो है वो किस तरीके का एविडेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओरल एविडेंस होता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है साइंटिफिक एविडेंस होता है, थर्ड कह रहा है 1 और 2 ओरल या फिर साइंटिफिक एविडेंस दोनों माना जाएगा, या फिर ना तो ओरल है ना साइंटिफिक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब दें तो इसका जवाब है साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो ट्रैकिंग डॉग है के द्वारा दिया गया एविडेंस उसे हेयरसे एविडेंस भी माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉग जब किसी को कुछ बता रहा है तो वो दूसरे के द्वारा ही तो बता रहा है, यानी कि जो उसके बिहाफ पर एविडेंस दे रहा है कोर्ट में, तो वो सुनी सुनाई बात है। कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी, उस व्यक्ति ने सुना और उसने आके कोर्ट में गवाही दी। तो इस तरीके से उस केस में जो था हेयरसे एविडेंस भी माना गया था। अब यहाँ पर ट्रैकिंग डॉग को साइंटिफिक एविडेंस भी माना जाता है, हेयरसे भी माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।